दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनियन क्लासेस पे। आज के वीडियो में आप लोगों को अंग्रेजी यानी इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं और इस वीडियो के माध्यम से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराएंगे आप बिल्कुल श्योर हो जाए, यकीन रखें कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। आप एक बार ज़रूर इसे देखें, शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और कल जब आप इम्तिहान देंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि इस वीडियो से आपको कितना हेल्प मिला। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझेंगे और अपने इम्तिहान को बेहतर बनाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले एक छोटा सा गुजारिश है यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे मुझे एक हौसला मिलता है ताकि आने वाले वीडियो को और हम बेहतर से समझा पाएँ और बना पाएँ। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और 101% आप यकीन रखें कि इस वीडियो में जितनी भी बात बताई जाएगी आप देखेंगे इससे बाहर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं रहने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो पे आते हैं और वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए पहले सवाल को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और आंसर जानते हैं। इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें कि इम्पोर्टेंट जो पहले चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप जाएं उस वीडियो को देखें, क्योंकि उस चैप्टर का एक भी ऑब्जेक्टिव्स इस वीडियो में नहीं रहेगा, तो पहले आप उसे ज़रूर देख लेंगे। चलिए उसके आगे वाले जो सवाल है, प्रश्न है, वो इस प्रकार से है। सवाल करा, द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नॉट टू बर्न लिप्स एज इट इज, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रखा है यानी डैश, फॉर द एयर एंड इकोलॉजी। तो कहा जा रहा है कि नरेटर यानी इसमें राइटर जो है ये मिस्टर विलियम्स से कहता है कि पत्ते को नहीं जलाने के लिए, क्योंकि इससे हो जाता है यानी हवा और जो है इकोलॉजी जो हमारा पर्यावरण है वो हो जाता है। क्या हो जाता है? तो कह रहा है एक्सेलेंट कह रहा है यानी बहुत अच्छा हो जाता है, बेड यानी खराब हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, गुड अच्छा हो जाता है, या हेल्पफुल यानी मददगार हो जाता है। तो आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा बेड, क्योंकि देखिए जब आप पत्ते को जलाते हैं तो फिर इकोलॉजी हो या एयर हवा हो वो क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं और समझते हैं। अगले सवाल को अगर हम लोग देखें और समझने की कोशिश करें तो आप पाएंगे यहाँ पे कहा है कि जिम आस्क्ड मिस्टर ग्रीनी टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर्स फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन हु डैश देम। इसमें देखेंगे कह रहा है जिम आस्क्ड ग्रीनी, यानी जिम जो है ग्रीनी से यानी कहते हैं कि पुराने न्यूज़पेपर और है ना स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन, यहाँ पे कह रहा है कि पुराने यानी न्यूज़पेपर को रखने के लिए, है ना, यहाँ पे चिल्ड्रेन हु डैश देम, है ना, जो यानी बच्चे जो जिसे यानी यहाँ पे रखा है यानी दे रखा है कि बंट यानी जलाए थे, है ना, फिर अबाउट यानी खरीदे थे, फिर कहा रीड जिससे पढ़ चुके थे, या कलेक्टेड जिसे जमा कर चुके थे। तो यहाँ पे सही जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कलेक्टेड। यानी यहाँ पे पूछते हैं यानी जिम पूछते हैं मिस्टर ग्रीनी से कि पुराने न्यूज़पेपर और बच्चे जो स्कूल गोइंग जो यानी जो बच्चे हैं ना उनके द्वारा जो कलेक्ट किए गए यानी पेपर थे यानी कॉपी वगैरह जो होता है उसे, है ना, जमा कर रखें, क्योंकि फिर इसका रिसाइकल आप करा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को समझते हैं और सीखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन डैट इट वुड रिड्यूस डैश, या खाली यहाँ पे भरना है, एंड सेव इकोलॉजी इफ ही डिड नॉट यूज हर कार फॉर ट्रेवलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे मिस्टर जिम जो है जॉनसन से कहते हैं कि जहाँ तक हो सके डैश को बचा कर रखें, इससे हमारा पर्यावरण क्या होता है? इफेक्ट नहीं पड़ता है। कब? जब आप थोड़ी दूर के लिए आप कार का इस्तेमाल कर रहे हैं तब। क्या चीज़? पेट्रोल, पोल्यूशन, वेट और डीजल। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पोल्यूशन। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि यदि आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अगर कार का यूज करते हैं तो उससे पोल्यूशन होता है, धुआं निकलता है। तो ये अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आप कार का इस्तेमाल ना करके आप पैदल अगर चले जाएंगे तो आप क्या पोल्यूशन यानी हमारे इकोलॉजी को आप बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा आपका पोल्यूशन। चलिए अगले यानी सवाल की ओर बढ़ें और अगले सवाल को अगर पढ़ने की कोशिश करें और समझे तो देखिए क्या कहा जा रहा है। तरह जेम्स मदर टोल्ड हिम दैट द यूज्ड अप डैश यानी ब्लैंक यहाँ पे भरना है बाय वॉचिंग टेलीविजन ऑल द टाइम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जो यानी जेम्स की माँ करे तुम जो हर वक्त यानी टीवी देखता रहता है तो इससे क्या यानी यूज होता है, क्या खपत होता है? पेट्रोल यानी जलता है, पानी जलता है, इलेक्ट्रिसिटी या टाइम। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आप जब हर वक्त टीवी चलाएंगे तो फिर तो बिजली बिल ही बढ़ेगा।
अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए कह रहा है हु इज़ द अथर ऑफ मी एंड इकोलॉजी बीट, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना ये चैप्टर ही है मी एंड इकोलॉजी बीट्स से, तो इसके यानी लेखक कौन है, तो इनके लेखक है जॉन लैक्सो। तो जॉन लैक्सो आपका सही आंसर होगा मी एंड इकोलॉजी बीट्स से। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे क्या दे रखा है, करा है इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू डू वर्क फॉर डेस, करा ये बहुत ही मुश्किल काम है जो लोगों से कराया जा सकता है। एनवायरनमेंट, हार्मोनी, यहाँ पे फॉरेस्टेशन और इकोलॉजी। तो यहाँ पे जो जॉन लैक्सो जो इनके राइटर थे वो उनका कहना था किसी भी लोग से पर्यावरण के बारे में काम करा लेना बड़ी ही मुश्किल की बात है, तो इकोलॉजी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, तो अगला सवाल कर रहा है कि व्हाट डिड द अथर डू फॉर इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट के लिए अथर क्या कर रहे थे, डूइंग है ना प्लांटेशन यानी पेड़ पौधे लगा रहे थे, अवॉइडिंग पोल्यूशन को कम कर रहे थे, और बाय अवेयरिंग पीपल यानी लोगों को जागरूक कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सही आंसर आपका हो जाएगा आपका अवेयरिंग हो जाएगा, क्योंकि वो लोगों को जो है ना इस एनवायरनमेंट के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर देखें तो यहाँ पे दे रखा है आपको टू होम डिड द अथर टेल दैट यू शुड नॉट बर्न द लीफ, यानी किसे कह रहे हैं, यानी यहाँ पे अथर जो है किसको कह रहे हैं कि देखिए पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं ना उसे ना जलाएं। मिस्टर जॉन से करें, मिस्टर विलियम से करें, मिस्टर चार्ल्स से करें, या फिर यहाँ पे किसी से नहीं करें। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिस्टर विलियम, यानी मिस्टर विलियम को वो कहते हैं कि पत्ते नहीं जलाना चाहिए। तो क्वेश्चन पढ़ें तो करा विच रूट डज द अथर फॉलो, यानी लेखक जो है किस यानी रूट पे यानी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे करा है फिजिकल रूट, कम्युनिकेशन रूट, पेपर रूट, नॉन ऑफ दिस। तो इसमें से करा है किस पे यानी काम कर रहे हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पेपर रूट, यानी पेपर रूट पे इसमें जो जॉन लैक्सो जो है पेपर रूट पे काम कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न के बारे में अगर देखें तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पे अगला प्रश्न है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू अथर इज गुड फॉर गार्डन, कहा है कि अथर के अनुसार बगीचे के लिए क्या चीज़ अच्छा है। फर्टिलाइजर्स यहाँ पे इरीगेशन है, फिर इरीगेशन है और कंपोस्ट है, और फिर यहाँ पे नन ऑफ दीज है। तो देखिए बाग बगीचे के लिए की बात किया जाए या खेत खलिहान की बात किया जाए तो कंपोस्ट जो होता है, जो खाद होता है ना, खाद जो कि हमारे खेतों में यानी पड़ते हैं, चाहे गोबर खाद हो या फिर आप कोई रसायन खाद हो, वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए अगला सवाल करा कि व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाय कंपोस्ट अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम्स, करा कि मिस्टर विलियम्स के अनुसार कंपोस्ट से कौन सा प्रदूषण फैलता है। एयर पोल्यूशन, नोज पोल्यूशन, फिर नॉइस पोल्यूशन, और फिर इनमें से कोई नहीं। एयर पोल्यूशन का मतलब होता है यानी वायु पोल्यूशन प्रदूषण यानी हवा जो गंदा हो जाता है। नोज पोल्यूशन जो हमें गंदा महकता है, बदबू होता है, ये सॉरी हाँ नोज वही हो गया, और नॉइस हो जाएगा हल्ला। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा अगर किसी भी चीज़ को सड़ाते हैं, गलाते हैं तो उससे बदबू निकलती है। तो मिस्टर विलियम्स का कहना था कि देखिए यानी पत्ते ये देखिए ये बात क्यों कहा, क्योंकि मिस्टर विलियम जो थे कुछ पत्ते को क्या कर रहे थे, ये जला रहे थे। जब ये जला रहे थे तो यहाँ पे जिम से आते हैं और कहते हैं देखिए पत्ते को जलाना नहीं चाहिए क्योंकि इससे प्रदूषण होता है। बात सही है, इससे अगर आप कंपोस्ट खाद बना दे, इससे सड़ा दे, गला दे तो इससे खाद बन जाएगा जो हमारे बगीचे के लिए उपयोगी होगा। तो यहाँ पे विलियम्स कहते हैं कि नहीं, अगर हम इसे सड़ाएंगे गलाएंगे, अगर पत्ते को सड़ाएंगे गलाएंगे तो फिर नॉइज पोल्यूशन होगा, पूरा यानी गली महकेगा। तो ये उनका कहना था। चलिए अगले सवाल की अगला सवाल देखिए तो यहाँ पर विच वर्ड इन द पैसेज इज नॉन एज फिल्थ, यानी फिल्थ शब्द का जो इसमें यूज किया गया है FILTH, ये किसके लिए किया गया है, तो ये किया गया गार्बेज यानी कूड़ा करकट जो होता है उनके लिए किया गया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे तो कह रहा है यहाँ पे वेयर वॉज मिसेस ग्रीनी पिलिंग न्यू पेपर्स, यहाँ पे पेपर्स हो जाएगा यानी पेपर्स होगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि श्रीमती जो ग्रीनी थी ना वो पिलिंग यानी न्यूज़पेपर को कहाँ पिलिंग कर रही थी। तो यहाँ पे कह रहा है कि नेक्स्ट टू द हर गार्बेज, अपने गार्बेज में, इन द कॉर्नर ऑफ गार्डन यानी गार्डन के कॉर्नर में, या एनीवेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट टू द हर गार्बेज। चलिए अगले सवाल को अगर देखें तो अगला सवाल क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि व्हाट डज मिस्टर विलियम्स एक्चुअली मीन्स टू से टू जिम, यानी मिस्टर विलियम के अनुसार वो जिम को कौन सी बात यानी कह रहे हैं। कंपोस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर प्लांट, ये बात, या फिर कह रहा है कंपोस्ट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। फिर तीसरा कह रहा है यहाँ पे कि कंपोस्ट स्मेल ऑफ द होल स्ट्रीट। तो बात यही सही है क्योंकि अभी हम आपको समझाए भी थे, उसके अनुसार विलियम्स के अनुसार कहना था कि पूरे गली में कंपोस्ट जो है बदबू फैला देता है। चलिए
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आगे देखें, कह रहा है दिस लेसन इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड ए और एन। आप देखिए, ये आपका तीसरा चैप्टर से लेके हम लोग आए हैं, जो कि कहने का आपका चैप्टर का जो नाम है, ये चैप्टर का नाम हो गया आपका गिलू। गिलू चैप्टर से आप है। आप देखिए यहाँ पे करा है, इसमें करा कि इसमें जो आदमी और किसके बीच के यानी फ्रेंडशिप के बारे में इस कहानी को दिखाया गया है। तो देखिए, इसमें गिलू एक गिलहरी है, गिलहरी और जो यहाँ महादेवी वर्मा है, यानी जो इसकी लेखिका है, यानी राइटर हैं, अथर हैं, है ना, वो दोनों के बीच के यानी फ्रेंडशिप के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एनिमल, क्योंकि वो एनिमल है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगले सवाल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए यहाँ पे अगला सवाल देखिए, कह रहा है एवरीवन टोल्ड द नरेटर, नरेटर यानी राइटर को, अथर को, द स्क्विरल वुड नॉट डेट, यानी यहाँ पे डेट हम इसलिए डॉट डॉट को बोले हैं, आफ्टर बीइंग अटैक्ड सो बैडली बाय द क्रोज, यानी कौवे के द्वारा जो गिलहरी के ऊपर घात किया गया था ना, इसे देखकर सभी लोग यानी नरेटर को कहते हैं कि ये अब नहीं, है ना, हो सकता है। अब क्या नहीं हो सकता है, यानी चल सकता है, खा सकता है, जी सकता है या सो सकता है। तो सभी लोग यही कह रहे थे कि लगता है कि अब ये गिलहरी नहीं बच सकता है, क्योंकि कौवे ने इतनी बुरी तरह से उसे जख्म यानी अटैक किया कि अब ये नहीं बच सकता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे अगला सवाल देखेंगे, व्हेन द नरेटर सेट डाउन टू राइट, यानी नरेटर कब यानी लिखने के लिए बैठती थी, गिल्लू वांटेड टू कैच हर, और वो गिल्लू जो है किस तरह से उसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। तो पहला है अटेंशन है, या पेन है, या पेपर है, या हेयर है। तो अटेंशन, यहाँ पे अटेंशन हम बोल ही चुके हैं, तो अटेंशन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला सा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि गिल्लू फेवरेट है ना फूड वाज, गिल्लू का पसंदीदा खाना क्या था, चावल, ब्रेड, काजू और जैम। तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा काजू। गिल्लू जो है काजू को खाना ज़्यादा माफ कीजिएगा, ज़्यादा यानी पसंद करते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है द नरेटर लाइक टू बिलीव दैट वन सम डे, यहाँ पे डैश डैश है यानी भरना में, डे गिल्लू वुड कम बैक टू लाइफ एज ए स्मॉल जूही फ्लावर, यानी जूही फ्लावर, यानी यहाँ पे नरेटर कहते हैं कि गिल्लू हमारे ना यानी किस यानी दिन यानी हमारे जीवन में आए और एक जूही फ्लावर के जैसे यानी हमारी ज़िंदगी को यानी फुलफिल किए। तो यहाँ पे आप बताना है कि किस सीजन में आए थे, ऑटम में आए थे, स्प्रिंग में आए थे, विंटर में आए थे, या फिर समर में आए थे, ये आपको बताना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर स्प्रिंग हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग के मौसम में आप जानते हैं कि पेड़ पौधे यानी खिल उठते हैं। तो जूही फ्लावर यानी जूही फूल के बारे में बात किया जा रहा है, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्प्रिंग की बात होगी। आगे देखिए, करा हु वाज रिटन गिलू, गिलू के को किसने लिखा, तो आपको पहले भी बताए थे महादेवी वर्मा। तो आपका सही आंसर महादेवी वर्मा वाज द रेसिपिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड, यानी किस अवार्ड से इसे नवाजा गया था, ये पूछा जा रहा है। महादेवी वर्मा को कौन सा यानी अवार्ड मिला था। और पहला यहाँ पे मंगल प्रसाद प्राइज, दूसरा है भारत भारती, और फिर तीसरा है आपका पद्म भूषण यानी पद्म भूषण। तो आपको बता दें कि महादेवी वर्मा को ये तीनों अवार्ड मिल चुका है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखें, तो अगला सवाल कहा जा रहा है कि महादेवी वर्मा वॉज एन इलेक्टेड फेलो ऑफ डैश डैश एकेडमी, किस एकेडमी से यानी इसको जो है कहने का मतलब इलेक्ट किया गया था, चुना गया था किस एकेडमी के लिए। तो यहाँ पे है साहित्य अकेडमी के लिए, फिर संगीत नाटक या नाटक, और यहाँ पे है काला या काल, और नॉन ऑफ दीज, इसमें से किसके लिए से चुना गया था। तो इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका है ना काला, या इसको हम काल पढ़ सकते हैं, इनके लिए यानी चुना गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका है कि टू विच गेम डज द राइटर कंपेयर द क्रो प्ले, यानी कौवा के अनुसार राइटर जो है किस खेल से ये इसे कंपेयर करती है, तुलना करती है। टू बाइट एंड फ्लाई, यानी चोंच मारना और भाग जाना। दूसरा है कि हाइड एंड सीक, और तीसरा करा है बोथ यानी ए एंड बी, और नन ऑफ दिस। तो सही आंसर हो जाएगा दोनों, क्योंकि कौवा जो गिलहरी को चोट पहुंचा रहा था तो यानी चोंच मारता था और भाग जाता था, मानो जैसे कि आप यानी लुका छिपी गेम खेले हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है व्हाट डिड सी विच वॉज अमेजिंग, वो क्या चीज़ देखती है जो कि बहुत ही पूर्व बात होती है, यानी अचंभित बात होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए टीनी बेबी रनिंग, एक छोटा सा बच्चा यानी दौड़ता हुआ, या टीनी बेबी स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और बनाते हैं। अगला सवाल देखें, तो यहाँ पे सवाल इस प्रकार से करा, हाउ मैनी वुंड डिड द स्क्वायरल हैव, तो कौवे के द्वारा कितना यानी घाव मिला था यानी स्क्वायरल को, तो 2 मिला था। चलिए
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और इसे भी बनाते हैं। आप देखिए इस सवाल को अगर हम पढ़ें और समझने की कोशिश करें तो करा व्हाट वाज एवरीवन्स रिमार्क अबाउट द वुडेड, है ना, वुडेंट स्क्वायरल। तो यानी गिलहरी यानी जख्मी गिलहरी के बारे में सभी लोग का क्या यानी रिमार्क था। तो कह रहा है इट वुड सर्वाइव, ये बच सकता है, जीवित हो सकती है। दूसरा कह रहा है कि देयर इज हाफ चांस ऑफ सर्वाइव, यानी 50-50 का मामला है। तीसरा कह रहा है इट वुड नॉट सर्वाइव। तो यहाँ पे सही जो आपका सही जवाब होगा यहाँ पे इट वुड नॉट सर्वाइव होगा, क्योंकि सभी लोग का यही कहना था कि ये आप जिंदा नहीं रह सकती है ना। सभी के बारे में यानी कहा जा रहा है यहाँ पे। तो आप एवरीवन के बारे में आपका यही आंसर होगा। अगला सवाल देखें। अगला सवाल अगर देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेम वाज गिवन टू द स्क्वायरल। तो स्क्वायरल यानी उस गिलहरी के बच्चे को कौन सा नाम दिया गया, तो गीलू नाम दिया गया था। इस बात को आप याद रखेंगे, गीलू। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें तो कह रहा है कि गिव द मीनिंग ऑफ अमेजिंग। अमेजिंग का मतलब क्या होता है, वंडरफुल, एस्टोनिशिंग, और सही आंसर हो जाएगा इसमें एस्टोनिशिंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें तो यहाँ पे दे रखा है आपको कि इन दिस, ये आपका अगला यानी चैप्टर आ गया जो इंडियन फिल्म्स यानी विथ, यहाँ पे इंडियन फिल्म्स यानी के बारे में है इसमें। तो चलिए इससे रिलेटेड सवालों को हम लोग जान लेते हैं। तो करा आथर कंपेयर इंडियन फिल्म्स विथ फिल्म्स, यानी भारतीय सिनेमा को और किस सिनेमा से यानी इसमें तुलना किया गया है। तो यहाँ पे है कोरियन से, जापानीज से, वेस्टर्न से या पाकिस्तानी से इसमें कहा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेस्टर्न। वेस्टर्न यानी जो मूवी है वहाँ से ये रिलेट कर रहे हैं इसमें। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें और समझने की कोशिश करें। तो अगला सवाल जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, तो चलिए इसे हम पढ़ लेते हैं। द सिनेमा डैश इन वेरियस मेजर्स ऑफ फंक्शन ऑफ पोइट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर्स एंड होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स मेजर एंड माइनर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यानी ऑप्शन ए यानी कंबाइंस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। ऑफन बाय एक्वेरल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग डैश, और आगे कहा जा रहा है वाज इक्वेटेड विथ एक्शन एंड एक्शन विथ मेलोड्रामा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपका मूवमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही आंसर मूवमेंट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल अगर देखिए तो करा व्हाट आवर सिनेमा नीड अबव एवरीथिंग एल्स इज ए स्टाइल एन आइडियम सॉर्ट ऑफ डैश ऑफ सिनेमा विच वुड बी यूनिकली एंड रिकॉग्नाइजेबली इंडियन। तो इसका सही आंसर जो होगा इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे करा फाइनेंस, दूसरा करा स्टूडियो, तीसरा करा कमिटी और चौथा करा आइकोनोग्राफी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आइकोनोग्राफी या आइकोनोग्राफी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़े और अगले प्रश्न को समझे तो यहाँ पे करा है द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा। रॉ मटेरियल समझते हैं ना, कच्चा, यानी रॉ मटेरियल कच्चा माल। लेकिन इस सिनेमा में तो कोई कच्चा माल नहीं। यहाँ अगर बात की जा रही है तो छवि के बारे में बात की जा रही है। इज डैश, तो इसमें क्या है, तो स्टूडियो है, फिर सिनेमा यानी कैमरा है और हॉल है। तो बताइए रो तो है नहीं, जिंदा तो है नहीं, यहाँ पे हो जाएगा लाइफ आपका सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन यानी फिल्म्स। तो इसके जो लेखक है वो है सत्यजीत रॉय, यानी सत्यजीत राय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो आगे करा इन विच ऑफ फॉलोइंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सत्यजीत रॉय रिसीव अवार्ड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कौन से यानी वो अवार्ड यानी जो इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड है वो जीत चुके हैं। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे वेनिस दे रखा है, कैंस दे रखा है, बर्लिन दे रखा है। तो आपको बता दें कि ये तीनों अवार्ड इनको मिल चुका है। तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। अब आगे देखें अगर हम लोग तो अगला प्रश्न देखेंगे तो करा रॉय यूज टू कंपोज डैश डैश फॉर हिज ऑन फिल्म। वो अपने फिल्म के लिए क्या लिखा करते थे, तो वो म्यूजिक लिखा करते थे। अपने मूवी के लिए वो क्या लिखा करते थे, तो मूवी लिखा करते थे। यहाँ पे आपका मूवी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखें यहाँ पे तो करा कि विच ऑफ फ्लोइंग फिल्म्स वाज प्रोड्यूस बाय सत्यजीत रॉय। तो सत्यजीत रॉय के द्वारा वो किस तरह के यानी वो मूवी को क्या करते थे, तो प्रोड्यूस करते थे। तो देखते हैं इसके ऑप्शन में क्या क्या है। पहला दे रखा है आपको यहाँ पे पेथर यानी पंचली या पंचाली, और आगे दे रखा है आपको शतरंज के खिलाड़ी, और यहाँ पे है चारुलता या चारुलता और नन ऑफ दीज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी नन ऑफ दीज नहीं ऑल ऑफ दीज है। तो आपका सही आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखें कि विच ऑफ फ्लोइंग यूनिवर्सिटी कन्फर्ड ऑन सत्यजीत रॉय एंड ऑनरली
डिकोरेट डिग्री एंड ऑनर विच वेरी फ्यू पीपल हैव रिसीव्ड। कह रहा है कि किस यानी यूनिवर्सिटी से या किस यूनिवर्सिटी से सत्यजीत रॉय ने यानी डिग्री जो था यानी हासिल किया था, है ना, जो कि बहुत ही कम लोग यानी उससे यानी आप हासिल है, यानी डिग्री लोगों को हासिल है। तो पहला कैम्ब्रिज से है, फिर कैलिफोर्निया से, ऑक्सफोर्ड से, फिर पेरिस से है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्हें डिग्री हासिल हुआ था, यानी ये किए थे। अकॉर्डिंग टू अथर विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड द रिस्पेक्ट अकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। इसमें सही ऑप्शन आपको ढूंढना है कि म्यूजिक होगा, लिटरेचर होगा, सिनेमा होगा या स्पोर्ट होगा। तो सत्यजीत रॉय जो है ये सिनेमा से रिलेटेड है, तो यानी सिनेमा इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है इन विच ईयर द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। यानी भारत में पहली जो शॉर्ट मूवी है, फिल्म है, कब यानी फिल्माया गया था। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1907 AD में, यानी 1907 AD में फिल्माया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे अगला अगर सवाल देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है इन विच ईयर द फर्स्ट फीचर फिल्म ऑफ इंडिया वाज परफॉर्म्ड। तो पहला फीचर फिल्म जो था इंडिया में कब यानी फिल्माया गया था, तो 1913 में फिल्माया गया था। अगला प्रश्न अगर देखिए, अगला सवाल अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द अथर व्हाई आर इंडियन फिल्म नॉट शोन अब्रॉड। यानी कह रहा है कि अथर के अनुसार यानी लेखक के अनुसार यानी भारतीय जो मूवी होते हैं, सिनेमा जो होते हैं, है ना, जो चलचित्र है वो विदेशों में क्यों नहीं चलती है। तो यहाँ पे कह रहा है इंडिया ऑफर्स पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ऑन प्रोडक्ट। यानी भारत के जो लोग है ना, ये यहाँ के लोग जो है केवल और केवल है ना अपने प्रोडक्ट को अपने यानी पोटेंशियल यानी मार्केट में ही ये कहने को तो ऑफर करते हैं। बिकॉज इंडियन फिल्म्स आर वीक इन क्वालिटी। कह रहा है कि दूसरा में कह रहा है कि भारत सिनेमा का जो मूवी होता है वो उसका क्वालिटी खास नहीं होता। दूसरा कह रहा है ड्यू टू लैंग्वेज प्रॉब्लम, यानी तीसरा कह रहा है कि भाषा का प्रॉब्लम, इसलिए विदेशों में इसे नहीं चलाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे पोटेंशियल मार्केट जो है वो अपने प्रोडक्ट का करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए तो कह रहा है व्हाट डज द वर्ड मिस्टोरियस मीन। मिस्टोरियस मीन का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे कह रहा है सीक्रेट यानी गुप्त, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड किसी बात को ना समझ पाने की यानी बात कहा जा रहा है, और आगे कह रहा है कि हिडन फैक्ट यानी छुपी हुई तथ्य और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा आपका इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, यानी किसी भी चीज़ को समझने की जो क्षमता होती है वो इम्पॉसिबल यानी ना मात्र के बराबर, ना काबिल समझिए। चलिए इस तरह से हम लोग इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग का है यहाँ पे अगर देखें तो कुछ अलग है ना, यहाँ पे जो है सप्लीमेंट्री इंग्लिश से कुछ ऑब्जेक्टिव्स लाए, क्योंकि इस सप्लीमेंट्री इंग्लिश से भी आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं। तो इसे भी देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसे कौन लिखे हैं या इससे क्या क्या रिलेटेड यानी सवाल है। इसकी ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या हु वॉच या हु हैज रिटेन जनवरी नाइट। जनवरी नाइट के जो राइटर है ना वो कौन है। तो पहला कह रहा है यहाँ पे महादेवी वर्मा, फिर दूसरा कह रहा है महात्मा गांधी, तीसरा कह रहा है विद्यापति, और यहाँ चौथा कह रहा है या प्रेमचंद। तो इसके जो लेखक है वो है प्रेमचंद। आपका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। अगले प्रश्न को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। तो हम इसे भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, देखेंगे तो सवाल है हु वॉच जाबरा। तो यहाँ जेबरा या जाबरा, तो यहाँ पे कह रहा है कि डॉग है, सीप है, ऑक्स है या मंकी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डॉग, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो अगला प्रश्न आप देखेंगे, जो आपका जो अगला प्रश्न है वो क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है प्रेमचंद इज ओरिजिनली नॉन एज। प्रेमचंद जो है ना मूल रूप से जाना जाता है किसके लिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि धनपत पांडे से जाना जाता है, या धनपत राय के नाम से जाना जाता है, या धनपत मिस्त्री, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे धनपत राय के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े और अगले सवाल को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि विच ऑफ फ्लोइंग वर्क प्रेमचंद वॉज बैंड बाय द ब्रिटिश रूल। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोजे वतन, यानी सोजे वतन यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगले सवाल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है हु वॉज हल्कू। हल्कू कौन था। यहाँ पे कह रहा है वॉशरमैन, धोबी था, या फिर यहाँ पे टेनेंट फार्मर के बारे में बात कर रहा है, फिर गोल्ड स्मिथ के बारे में बात कर रहा है, फिर यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कहा जा रहा है व्हाट काइंड ऑफ वीमेन
वॉज मुन्नी, मुन्नी किस प्रकार की औरत थी। यहाँ पे आप देखेंगे तो सी वॉज द वाइफ ऑफ हल्कू, हल्कू की यानी बीवी थी। सी वॉज टापिकल यानी हाउस वाइफ यानी गृहिणी थी। या सी वॉज वेरी कंसर्न अबाउट हर इनकम एंड हस्बैंड, यानी कह रहा है यहाँ पे कि वो अपने शोहर यानी अपने पति के जो इनकम यानी उनका जो आय था यानी आमदनी था उसके बारे में वो हमेशा कंसर्न रहती थी। या ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो आपको बता दें इनमें से सभी ये थी। ये जो मुन्नी जी थी ये हल्कू की वाइफ भी थी और ये गृहिणी भी थी और साथ ही साथ अपने पति के है ना सैलरी पे इनकम पे भी यानी ज़्यादा खास तवज्जो रखा करती थी। अगला देखें तो आगे करा हल्कू वर्क एज, हल्कू कौन सा काम करते थे। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि आपको टेनेंट यानी फार्मर के रूप में वो काम करते थे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल अगर देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुन्नी एडवाइस हल्कू टू हायर हिमसेल्फ आउट एज, यानी वो क्या यानी कहती है यानी क्या एडवाइस देती है। मुन्नी जो है हल्कू को क्या यानी एडवाइस देती है, क्या चीज़ हायर करने के लिए कहती है। तो यहाँ पे टेनेंट है, फिर लेबरर है, या फिर फार्मर है, या फिर शॉपकीपर है। तो आपको बताना इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कहा जा रहा है हल्कू हियर्ड सम मंचिंग एंड क्रंचिंग साउंड कमिंग फ्रॉम द। अब ये कहाँ से ये दो आवाज़ मंचिंग एंड क्रंचिंग जो है आवाज़ें वो सुने, यानी हल्कू कहाँ से सुना ये आपको बताना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि घर से या फिर खेत से या फिर छत से या फिर यहाँ पे ग्राउंड से यानी कहा जा रहा है। तो ये खेत में काम कर रहे थे और वहाँ से ये आवाज़ ये सुने थे। तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला अगर देखें यहाँ पे तो अगला सवाल है कि मुन्नी आस्क हल्कू हाउ ही कुड हैव डैश पीसफुली व्हेन हिज क्रॉप वर बीइंग डिस्ट्रॉय। जब यानी कहने का मतलब खेत यानी बर्बाद हो गया तब यानी क्या चीज़ के लिए वो कहती है पीसफुली रहने के लिए। तो कहा है स्लेप्ट यानी सोने के लिए, जंप कूदने के लिए, इटेन यानी खाने के लिए, या फिर यहाँ पे ट्रेवल यानी यात्रा करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्लेप्ट। और कहते हैं कि आप आराम से सो जाएं, आप ना घबराएं, क्योंकि रात के मौसम में यानी बारिश हुई थी और फसल बर्बाद हो गया था इसीलिए। चलिए एट द एंड ऑफ स्टोरी, इस स्टोरी के अंत में हल्कू क्या था, सैड था, फिर कंफ्यूज था, एंग्री था, या कॉन्टेंटेड था। तो इसका सही आंसर कॉन्टेंटेड ही होगा। चलिए अगला सवाल देखें तो अगला सवाल कर रहा है द लिटिल ट्रूथ इन हल्कूज वर्ड कैम चार्जिंग एट हर लाइक अ विल्ट। इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको बताना होगा। कह रहा है कि क्रो एनिमल है ना, बीस्ट और बर्ड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बीट्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हल्कू कर्ड अप ड्राइंग हिज डे से यहाँ पे भरना होगा क्लोज अगेंस्ट हिज चीन। आप किसके यानी अगेंस्ट थे यानी क्लोज अगेंस्ट चीन यानी डे से यहाँ पे भरना है, जैसे फीट या फिर नीज या माउथ या फिर हैंड्स। तो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यानी नीज यानी घुटना। चलिए क्योंकि वो घुटने के बल क्या थे यानी वो झुके हुए थे, है ना। चलिए अगले सवाल को पढ़ते हैं और बनाते हैं। अगला सवाल देखिए तो कह रहा है जबरा या जाबरा लुक्ड एट हिम विथ जेबरा ही होगा या जबरा जो भी हो लुक एट हिम विथ आइज ओवर फ्लोइंग विथ डॉट डॉट यानी डॉट डॉट दे रखा है। यहाँ पे आपको बताना होगा कि क्या होगा, लव होगा यानी हेटर्ड होगा या थ्रीड होगा या एफेक्शन होगा। तो सही आंसर हो जाएगा लव। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगले सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं। सडनली जेब्रा पिक्ड अप द डैश ऑफ सम एनिमल्स। तो किसको यानी वो पिक्ड अप कर लेता है, उठा लेता है। तो कह रहा है साउंड को, कॉलिंग को, क्राई को, फिर नॉइस को इसमें कहा जा रहा है। तो इसमें यानी नॉइस को उठा लेता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इससे भी समझने की कोशिश करते हैं। अगला देखेंगे तो कह रहा है द डीपर हार्ड नॉट येट डॉट डॉट हाफ द स्काई। इसमें कह रहा है क्लाइंब, डिक्लाइन, अराइव्ड और रीच्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी क्लाइंब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा है जेब्रा बार्क्ड हिज यानी जेब्रा यानी चिल्लाता है या भौंकता है ना, किस पर भौंकता है। एंड ट्रोटेड ऑन टुवर्ड एंड और चार्ट। तो यहाँ पे आपको जवाब देना है कि किस पे यानी ये भौंकता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें एग्रीमेंट पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। करा हु वाज धनपत राय। तो आपको तो बता ही दिए थे धनपत राय जो है ये प्रेमचंद को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पे करा है कि गोदान गोदान किसका लिखा हुआ है। तो गोदान प्रेमचंद का लिखा हुआ है। किसका, तो प्रेमचंद का। तो सही जवाब हो जाएगा आपका प्रेमचंद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो करा है वाई कुड हल्कू नॉट गार्ड
हिज फील्ड, वो अपने यानी खेतों का जो है रखवाली क्यों नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे आपको बताना होगा ड्यू टू हिज शिप, यानी शिप के कारण, या ठंडी के कारण, या फिर यहाँ पे लेजीनेस, यानी जिसको हम कहते हैं ना लेजीपन, आप समझ सकते हैं इसके कारण। तो यहाँ पे आपको बताना होगा किसके कारण ये अपने फील्ड यानी खेत का यानी प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा यानी ड्यू टू शिप, क्योंकि इसके पास शिप होता है, भेड़ होता है, भेड़ के कारण वो प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगला प्रश्न देखें तो करा हु डिवास्टेड द फील्ड ऑफ हल्कू। तो यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके द्वारा, यानी कहने का मतलब उसके फील्ड को यानी नुकसान पहुंचाया जाता है। तो आपको बताना होगा कि इसमें जो ऑप्शन हो आपका देखेंगे यहाँ पे, तो जेब्रा है, फिर घोस्ट भूत के द्वारा, फिर नीलगाय के द्वारा। तो सही आंसर नीलगाय ही है, क्योंकि नीलगाय के द्वारा उनके खेत को यानी बर्बाद किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे तो कराओ वाई वाज हल्कू कॉन्टेनेंट विद द रेन ऑफ हिज फील्ड। यानी कहने का मतलब वो अपने उसका खेत जो बर्बाद होता है ना हल्कू का, वो कहा जा रहा है कि किससे ये कॉन्टेनेंट है। तो आपको बताना होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो अगर हम पहला ऑप्शन पढ़े तो करा बिकॉज ही गोट रीड ऑफ गार्डिंग द फील्ड। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर पढ़े तो कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद वाज आल्सो नोन एज। तो मुंशी प्रेमचंद और किस नाम से जाने जाते हैं। तो आपको बताए थे धनपत राय के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे धनपत राय आपका सही आंसर होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा धनपत राय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद वाज बोर्न। मुंशी प्रेमचंद का जो पैदाइश है वो कब है। तो मुंशी प्रेमचंद की जो पैदाइश है वो 1880 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद का जो मृत्यु है यानी देहांत, इसका इंतकाल जो है कब हुआ था। तो इसका सही जवाब आप बताएंगे कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1936 में इसका इंतकाल हो गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। तो अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुंशी प्रेमचंद वाज बोर्न, यानी कहाँ ये पैदा लिए थे, कब लिए थे, ये तो आपको बता दिए, और कहाँ ये आपको बताना है कि ये कहाँ लिए थे। तो पहला यहाँ पे मुंगेर है, फिर आप यहाँ लखनऊ देखेंगे, वाराणसी देखेंगे और पटना देखेंगे। तो सही आंसर होगा वाराणसी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और इससे भी बनाने की कोशिश करते हैं। और इस सवाल को अगर हम पढ़ें और समझें तो कह रहा है यहाँ पे प्रतिज्ञा एंड कर्म भूमि वर द वेल नोन वर्क ऑफ। किसके यानी काम के लिए जाना जाता है कर्म भूमि और प्रतिज्ञा। तो ये जाना जाता है मुंशी प्रेमचंद के नाम से, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ही कर्म भूमि और जो है प्रतिज्ञा यानी लिखे हैं। अगले सवाल की ओर बढ़े तो अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे जेब्रा था, क्या था, जेब्रा क्या था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड यानी जमीन मालिक कहा जा रहा है। फिर यहाँ पे टेनेंट फार्मर यानी किसान के बारे में कहा है, या हल्कू डॉग यानी हल्कू का कुत्ता। तो यहाँ पे हल्कू का कुत्ता था, यानी जेब्रा जो था हल्कू का कुत्ता था, कुत्ता का नाम था जेब्रा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर देखेंगे तो कह रहा है मुन्नी वांटेड टू बाय। मुन्नी क्या खरीदना चाहती थी, बेंगल, चूड़ी, साड़ी, या फिर ब्लैंकेट, या फिर कुर्ती, क्या खरीदना चाहती थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लैंकेट यानी कम्बल खरीदना चाहती थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें तो करा ऑल द मनी डेट हल्कू अर्न वाज स्पेंट ऑन। जितने भी पैसा यानी हल्कू कमाए थे वो खर्च कर देते हैं। क्या चीज में खर्च कर देते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्लेइंग ऑफ है ना डेट्स यानी कर्ज में वो क्या कर देते हैं, यानी वो खर्च कर देते हैं। चलिए आगे देखेंगे तो आगे अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि हु इंटर्ड हल्कूज फील्ड। हल्कू के फील्ड में कौन आ जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है जेब्रा, मुन्नी, फिर जमींदार, या फिर नीलगाय। तो यहाँ पे आपका सही आंसर नीलगाय हो जाएगा, क्योंकि कुछ नीलगाय आके उसे बर्बाद कर देते हैं। आगे देखें तो हल्कूज फील्ड वाज डिस्ट्रॉय बाय। किसके द्वारा यानी डिस्ट्रॉय होता है। तो नीलगाय के द्वारा डिस्ट्रॉय होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला सवाल अगर देखेंगे यहाँ पे तो कह रहा है कि ओड ऑन सोलिट्यूड इज रिटेन बाय। किसके द्वारा ये लिखा गया है। तो ये आपको बताना है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही जवाब आप दे सकते हैं आसानी से माफ कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यानी ए यानी अलेक्जेंडर पोप यानी इसके लेखक थे। अब अगले प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं कि अगला सवाल क्या है और इसका आंसर क्या है। तो अगला सवाल अगर देखेंगे तो अगला सवाल आपका इस तरह से दे रखा है। कह रहा है यहाँ पे द पोएट डज नॉट वांट एनीथिंग टू मार्क द प्लेस वेयर ही इज। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्यूरिट यानी जिसको ब्यूरिट का मतलब वो होता है जहाँ दफनाया जाता है, यानी कब्रिस्तान कह सकते हैं एक प्रकार से। अगला सवाल देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि वेयर डज द हैप्पी मैन लिव। यानी खुशहाल व्यक्ति जो थे, हैप्पी मैन जो थे वो कहाँ रहते थे अकॉर्डिंग टू पोएम, यानी इस कविता के अनुसार वो कहाँ रहते थे। तो ये आपको बताना है, या रहते हैं तो कहाँ रहते हैं ये बताना है। तो कह रहा है फॉरेस्ट में, फिर टाउन शहर में, या फिर वो अपने नेटिव यानी जगह पे, या अपने यानी गाँव में। तो सही आंसर इसका नेटिव प्लेस ही हो जाएगा, नेटिव लैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि हाउ इज ही कंटेंट, यानी हाउ इज कंटेंट, ये कैसा कंटेंट है आपको बताना होगा। तो
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसे भी पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा हु गिव्स हिम ब्रेड, यानी किसने यानी रोटी दी। तो पहला कह रहा है कि मार्केट, दूसरा फील्ड, फार्मर, और इनमें से कोई नहीं ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फील्ड, यानी खेत। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रॉम वेयर डज ही गेट हिज क्लोथ, यानी वो कपड़ा जो है कहाँ से यानी उसे मिलता है। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा कि फ्रॉम हिज फ्लॉक ऑफ शिप। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अगर देखें तो अगला प्रश्न इस प्रकार से है, आप देखेंगे यहाँ पे कि कहा जा रहा है कि हाउ डज द पोएट डिजायर टू स्लीप। पोएट का वो कहता है कि मुझे सडनली यानी अचानक हमें नींद आ जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा हैप्पी मैन ऑन्स इनहेरिटेड। तो ये क्या यानी इसका हेरिटेज ऑन्स हेरिटेड क्या है, इसका सही जवाब आपको देना होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यानी प्रॉपर्टीज, यानी ये प्रॉपर्टीज के बारे में कहा जा रहा है। चलिए अगला यानी प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि हैप्पी मैन्स वांट्स आर सेटिस्फाइड बाय द प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड बाय हिम फ्रॉम हिज, यानी किससे वो चाह रहे हैं। तो ये आपको बताना होगा इसमें कि किससे चाह रहे हैं। तो अंकल से, फादर से, मदर से, या कजन से, या फिर फादर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फादर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे तो अगला सवाल कर रहा है कि आवर्स, डे एंड ईयर्स स्लाइड अवे, यहाँ पे भरना है फॉर द हैप्पी मैन, यानी हैप्पी मैन के लिए दिन, महीने, साल जो है किस तरह से यानी गुजर रहे हैं। तो वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं इसका सही आंसर सॉफ्टली, यानी उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक यानी गुजर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न कर रहा है कि यहाँ पे मेडिटेशन डैश द हैप्पी मैन। तो मेडिटेशन जो है हैप्पी मैन के लिए क्या है वो आपको बताना है। यहाँ पे कह रहा है कि सेडेंस है, फिर प्लीज है, या फिर वोरीज है, या फिर डिस्टर्ब्स है। इसमें चारों में से आपको बताना होगा कि क्या है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यानी प्लीजेज हो जाएगा, यानी प्लेजर्स हो जाएगा, यानी आनंद ही आनंद, खुशी ही खुशी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट डज द पोएट विश। कर रहे हैं यहाँ पे पोएट का जो है क्या यानी विश है, इसकी इच्छा क्या है, इसकी कामना क्या है। तो ये चाहते हैं कि हिज आर डे है ना ईयर्स पास अवे सॉफ्टली, यानी बहुत ही आनंद से गुजरे, ऐसा यानी इसका इच्छा है। चलिए अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे करा है हु इज हैप्पी मैन। हु हैप्पी मैन कौन है, तो यहाँ पे आपको बताना होगा। तो हैप्पी मैन जो है ऑप्शन नंबर 3 आप देखेंगे पढ़ेंगे तो कहा जा रहा है यहाँ पे, आप इसे कर सकते हैं हु इज कॉन्टेंट विथ हिज पेटर्नल लैंड एंड बिलोंगिंग्स। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें और समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे करा है व्हाट डू यू मीन्स बाय स्लाइड सॉफ्ट अवे। इसका मतलब क्या है आपको बताना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यानी बी, यानी पास अवे स्मूथली, यानी आराम से, आनंद से, है ना, सुख में, आप ऐसे समझ सकते हैं। अगले सवाल को अगर पढ़ें तो कहा है अलेक्जेंडर पोप वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेट्स ऑफ द अर्ली यानी 18th सेंचुरी। तो इसमें बताना है कि ड्रामेस्टिक थे, नोवेलिस्ट थे, राइटर्स थे, या सटायरिस्ट थे। तो इसमें आपको बताना होगा कि ये क्या थे। तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें और अगले सवाल को अगर समझने की कोशिश करें, हाउ डज द पोएट अलेक्जेंडर पोप वांट टू लिव, यानी अलेक्जेंडर पोप किस तरह से अपना जीवन जीना यानी चाहते हैं, यानी पसंद करना चाह रहे हैं। तो कह रहा है कि अनसीन अननोन, यानी अनसीन और अननोन ये दोनों ये चाहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट डू यू ट्रीज यील्ड टू अ पर्सन इन समर। तो इसका सही आंसर आपको देना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेडेड, छायादार वो ट्री यानी चाहते हैं, पेड़ पौधे चाहते हैं। सवाल देखेंगे तो करा हाउ डू आवर्स, डे एंड ईयर्स ऑफ द ब्लिस्ड मैन पास अवे, यानी कैसा वो पास करना चाहते हैं। तो आपको बता दिए सॉफ्टली, बता ही दिए सॉफ्टली, तो सॉफ्टली आपका सही आंसर होगा। अगला कह रहा है कि स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट अ स्टोन, हियर स्टोन मीन्स, यानी यहाँ पे स्टोन का मतलब क्या होगा वो आपको बताना होगा। तो करा पीस ऑफ रॉक, फिर करा है यहाँ पे वैल्यूएबल, फिर करा एटॉम स्टोन। तो आपका सही आंसर यही होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें तो कहा हुज हर्ट्स विथ मिल्क, हुज फील्ड विथ ब्रेड, हियर एंड ब्रेड मीन्स, ब्रेड का मतलब यहाँ पे क्या है आपको बताना होगा। तो यहाँ पे जो ब्रेड का मतलब लिया गया है वो लिया गया है मकई से, यानी मकई के खेती से। चलिए अगले सवाल पे चलें तो अगला सवाल है हुज फ्लॉक्स सप्लाई हिम विथ ए टायर, हियर फ्लॉक मीन्स, यहाँ पे फ्लॉक्स का मतलब यानी पूछा जा रहा है कि फ्लॉक्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा आपको बताना होगा। तो यहाँ पे फ्लॉक्स का मतलब यानी एलिफेंट से लिया गया है, तो यहाँ पे यानी हाथी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए तो कह रहा है कि अलेक्जेंडर पोप का पैदाइश कब हुआ था, ये आपको बताना है कि इसका पैदाइश कब हुआ था। तो इसका पैदाइश 1688 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा है अलेक्जेंडर पोप का फिर इंतकाल कब हुआ, ये मरा कब, तो ये यानी 1744 में फिर इसका देहांत हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें तो यहाँ पे कह रहा है हु वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट सटायरिस्ट एंड आल्सो
क्रिटिक ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी। तो ये कौन थे? तो इसमें तो आप बेशक लगा सकते हैं अलेक्जेंडर पोप, आपका सही आंसर अलेक्जेंडर पोप हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न और बढ़े तो करा द पोएट ऑफ द वेप ऑफ द लॉक इज। इनके जो पोएट है ना वो कौन है, ये पूछे जा रहे हैं आपसे, तो इसका हो जाएगा अलेक्जेंडर पोप। अगले प्रश्न और बढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसे ऑन क्रिटिज्म इज फेमस है ना वर्क फॉर, किसके लिए यानी फेमस है, किस वर्क के लिए यानी फेमस है, तो इस ऐसे के लिए जो फेमस है वो कौन है? तो अलेक्जेंडर पोप आप इसका सही आंसर दे सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े और अगला सवाल अगर देखें तो यहाँ पे करा है कि पोएम एड्रेस टू अ पर्सन और थिंग्स और सेलिब्रेटिंग ऑफ एन इवेंट। तो किस तरह से ये करते हैं? सटायर के लिए, ओड के लिए, फिर बेल्ट के लिए, फिर एलजी के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर बी यानी ऑप्शन बी यानी ओड के लिए, क्योंकि हमारा ये चैप्टर भी ओड है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर देखें तो अगला प्रश्न कहा है कि लॉन लाइन्स इज सेम इज मीन एज। तो इसका मतलब यानी पूछा जा रहा है इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा सॉलिट्यूड, है ना, सॉलिट्यूड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो अगला प्रश्न अगर देखें यहाँ पे तो करा द हैप्पी मैन इज कॉन्टेंट टू लिव इन हिज ओन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राउंड, वो अपने यानी ग्राउंड में यानी रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। चलिए इस तरह से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखें और इसमें हम थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर दिए हैं क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो आप इसे ज़रूर देखें क्योंकि इससे बाहर जाने वाला ही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे हैं, तो इंशाल्लाह आने वाला जो कल आपका वक्त है वो बेहतर गुजरेगा। थोड़ा इसे 1 से 2 बार देखें और माइंड में इसे कीप कर लें, क्योंकि आपके इम्तिहान में अगर आप इसे देख लेते हैं, आप अच्छे मार्क्स से आप करने का मतलब आप पास होंगे, तो फिर स्कॉलरशिप आपके सामने वो भी हासिल कर सकते हैं। चलिए अब तक यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और आप कुछ सीख रहे हैं और अगर आप नई बार आए हैं और आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे हमें हौसला मिलता है। चलिए बहुत जल्द एक नई वीडियो में मिलते हैं, फिर एक इंग्लिश लेक्चर के साथ।